नमस्कार। संसद की देहरी पे हम खड़े हैं यहाँ पे, और कुछ समय बाद फरवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष है कि कैसे केजरीवाल की चुनौती से निपटे। जिस प्रकार से केजरीवाल ने 2025 और 2015 में दिल्ली विधानसभा में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को धूल चटा रखी है। इसके बाद जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें भी जिस प्रकार से केजरीवाल ने 11 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, उससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एकदम सदमे में है। किस प्रकार इस सदमे से उभरे, किस प्रकार इस चुनौती का सामना करें, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो एनसीपी के चेयरमैन भी रहे और जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मदन लाल खुराना के साथ काम करने का अनुभव भी रहा। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी में छात्र संगठन के दिल्ली के संयोजक विजय सती जी। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं जगदीश ममगाई जी का, जो दिल्ली में चेयरमैन भी रहे एमसीडी के और जिन्हें इस चीज़ का अनुभव है दिल्ली के एमसीडी के इतिहास में किस प्रकार से यहाँ काम कराना होता है, जिस प्रकार से यहाँ पे नौकरशाही पे अंकुश लगाना होता है। शीला दीक्षित के कार्यकाल में जिस प्रकार से जगदीश ममगाई ने यहाँ पे नौकरशाही पे अंकुश लगाकर विकास की नए आयाम स्थापित की। जगदीश ममगाई जी, आपका स्वागत है कि इस चर्चा में हम चर्चा करेंगे कि आप एमसीडी के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पछाड़ दिया और केजरीवाल को जेल में भेज दिए। तमाम मंत्री और संतरी तक कहीं दाएं जा रहे हैं, कहीं बाएं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि केजरीवाल की चुनौती को कैसे निपटे। आप कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल केजरीवाल का नहीं होता, सवाल विचारधारा का होता है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल केंद्रित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी केंद्रित जरूर हुई है, लेकिन फिर भी विचारधारा उसका जो अग्रिम पक्ष है वो विचारधारा है। केजरीवाल की जहाँ तक बात है और जहाँ तक दिल्ली की बात है, देखिए दिल्ली जो है यूटी स्टेट है। यहाँ भूमि, लॉ एंड ऑर्डर, आपका सर्विसेज, आपका कॉरपोरेशन, ये केंद्र सरकार के पास आती है। एनडीएमसी, दिल्ली कैंटोनमेंट। तो इस प्रकार क्या है कि दिल्ली में मुख्य जो वो है अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। जो दिल्ली सरकार के पास है भी, उस पर भी बिजनेस रूल के माध्यम से एलजी को जो है सुप्रीमो बनाया गया है। तो इसलिए दिल्ली की जो परिस्थिति है वो बाकी देश के अन्य राज्यों की परिस्थिति से थोड़ा अलग है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल को की लाइन अगर छोटी करनी है तो बजाय उसकी लाइन काटने के और मिटाने के, बीजेपी को और केंद्र सरकार को अपनी बड़ी लाइन खड़ी करनी होगी। और अपनी बड़ी लाइन खड़ी कैसे होगी कि भाई भूमि इनके पास है, तो दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी है, 1797 अनऑथराइज कॉलोनी है और पिछले 41 साल से उनके रेगुलराइज की बात चल रही है। तोड़फोड़ की उन पर तलवार लटकी हुई है। जब मर्जी एमसीडी उसको जो है एमसीडी वाले, आर्कोलॉजिकल वाले या कोई भी जो है वहाँ तोड़ने पहुँच जाते हैं मकान लोगों के। तो लोगों के मन में ये जो असुरक्षा का भाव है वो तभी दूर हो सकता है जब वो नियमित कर दी जाए, जैसा है जहाँ है के आधार पर, जैसा 1977 से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ था। अब अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलराइज कर दे, चुनाव से पहले केंद्र सरकार करे, क्योंकि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि अनधिकृत कॉलोनियों को हम नियमित करेंगे। 2019 में भी ये किया, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी किया और अभी भी इसकी सुगबुगाहट है।
दूसरा क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। दुर्भाग्य से या कुछ माहौल ऐसा बना कि पिछले 6 महीने में दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी सी जो है गड़बड़ाई है। उसका कारण एक ये भी है कि दिल्ली जो है सटा हुआ है, इधर हरियाणा हो गया, इधर आपका उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरे राज्यों के से सटा हुआ है। और दिल्ली में जो अपराध होते हैं या दिल्ली का जो आपराधिक छवि बन रही है, उसमें बहुत हद तक बॉर्डर पार से भी अपराधियों का दखल रहता है। तो उस पर अब दिल्ली देखिए, केंद्र के गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है और अमित शाह जैसे दबंग, अमित शाह जैसे जो है स्ट्रॉन्ग, जो धारा 370 हटा सकते हैं, आपके और फैसलों में कड़े फैसले ले सकते हैं। तो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर रहा या नहीं सुधरे ऐसा मैं मान नहीं सकता। अगर वो थोड़ा सा गंभीरता से लेंगे, क्योंकि क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय उपराज्यपाल के माध्यम से संचालित करता है। उपराज्यपाल कुछ ऐसे बने बढ़िया कि उनकी दखल या उनका इंटरेस्ट जो है दिल्ली सरकार केजरीवाल को कोसने में ज़्यादा लगता है, कानून व्यवस्था और पुलिस प्रबंधन की पर शिकंजा कसने में, अंकुश लगने में कम दिखा। तो इसीलिए शायद पिछले माह अमित शाह जी ने मीटिंग करके दिल्ली पुलिस को चाक चौबंद और चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश की है। उसके बाद कुछ कार्रवाई भी हुई है। ये ठीक है कि उतनी अभी जो गति मिलनी चाहिए या जो कंट्रोल लगना चाहिए था वो नहीं लगा, लेकिन फिर भी पुलिस ने थोड़ा बहुत आक्रामकता दिखाई है और कुछ चीज़ें सामने आई हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर पर अच्छा काम करेंगे, दिल्ली के लोगों को कानून व्यवस्था ठीक लगेगी या सुरक्षा महसूस होगी तो जाहिर तौर पे भाजपा को वोट देंगे। अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों को आप रेगुलराइज कर दो, उनकी सारी ज़िंदगी की पूंजी लगी हुई है उस पर, उन पर तोड़फोड़ की तलवार हट जाए। वो जो है वहाँ पर आज एमएलए और काउंसलर का पैसा नहीं लगता, रेगुलराइज कर देंगे तो एमएलए और काउंसलर का फंड लगेगा, वहाँ विकास कार्य होंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करो, भाई केजरीवाल जो वो अपना क्लेम करते हैं कि भाई मैंने बिजली का, पानी का, बसों में फ्री का ये व्यवस्था करी है, चलो उनका क्लेम अपनी जगह है, तो आप भी कुछ करके दिखाओ। आप ये अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलराइज कर दो। 50 लाख लोगों की जनसंख्या है और आप ये देखिए कि 1797 कॉलोनी अगर रेगुलराइज हो जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई भी मतदाता इतना एहसान फरामोश है कि कोई उसके लिए कुछ करे और वो उसके लिए ना करे। ज़रूर करेंगे। तो केजरीवाल की चुनौती का सवाल नहीं है, सवाल, और मैं ये मानता हूँ कि 3 बार से 7 सीटें दिल्ली की लोकसभा की भाजपा को जिताती है जनता, अनऑथराइज कॉलोनी के लोग भाजपा को जिताते हैं। तो सवाल इस केजरीवाल का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप क्या कर रहे हो और आप कुछ करो। आपके पास बहुत पावर है, सर्विसेज आपके पास हैं। रिटायर होने के पिछले 10 सालों में लाखों पोस्ट जो है खाली है, सैंक्शन पोस्ट भी मैं कह रहा हूँ, उस पर आपको लोगों को चयन करके और लोगों को नियुक्त करने में क्या तकलीफ है, जब सैलरी तो देनी है दिल्ली सरकार ने, तो चयन आपने करना है, सर्विसेज आपके पास है तो आप करो। दिल्ली सरकार पर आए ना सैलरी का बोझ तो पता चलेगा, लेकिन आप भी नहीं कर रहे। तो दिल्ली सरकार को तो लाभ ही हो रहा है एक तरह से। जीएसटी में जो है, जीएसटी के जो पेचीदा मामला है उसमें व्यापारी परेशान है, वो गाली देता है केंद्र सरकार को, लेकिन जो कलेक्शन होती है उसका आधा तो दिल्ली सरकार को भी आता है और दिल्ली सरकार उससे अपना ये जो भी फ्री की चीज़ें या जो भी चीज़ें कर रही है उसको करके पीठ थपथपा रही है अपनी और गाली खा रही है केंद्र सरकार के जीएसटी में ये प्रक्रिया मुश्किल है या दूसरी चीज़ें है। तो ऐसा नहीं है और चुनौती के सवाल नहीं है, सवाल ये है कि सेवा का माध्यम है राजनीति, और राजनीति में अगर आप सेवा करोगे तो वोट रूपी मेवा आपको भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर मिलेगा। मैं ये नहीं समझता कि, लेकिन अगर आप करोगे ही नहीं, आप जो है दिल्ली के प्रति जो है बिल्कुल जैसे सौदेला व्यवहार है या दिल्ली के प्रति बिल्कुल अलूफ रहोगे, उपेक्षा करोगे, तो देखो दिल्ली वाले फिर यही सोचेंगे कि चलो यार ये कुछ तो दे रहा है, कुछ तो कर रहा है, तो इसी को क्यों ना सही। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो कुछ करेगा वो सही मेवा मिलेगी। हमारे साथ हैं विजय सती जी। विजय सती जी, आपको कैसे लगता है कि जो आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली के संयोजक हैं, आपने भी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में तमाम कार्य देखे, तो किस प्रकार से आप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की
या जो केजरीवाल की चुनौती है उसको दूर करने में क्या क्या मुद्दे शायद हैं? जैसे अभी जगदीश जी ने कहा है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे अगर भारतीय जनता पार्टी उठाती है तो उसका निश्चित ही लाभ वोटर के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर उनको कोई बेनिफिट मिलता तो उसका वो इनाम भी भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी काम है, अभी भी समय है। भारतीय जनता पार्टी उन योजनाओं को पुरजोर तरीके से लागू करे और उसका फल अवश्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलेगा। और चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी ना करे, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भी भरोसा रखे, तो निश्चित उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी बाहर से आयातित जो नेता है उन लोगों को देते हैं, तो फिर उसका फ़ायदा दूसरे पक्ष को मिल जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ठगा सा रहता, वो स्थिति भी ना हो। कार्यकर्ता को भी मनोबल बढ़ा रहे और काम जो भी केंद्र सरकार की अभी बचे हुए हैं केंद्र सरकार कर सकती है, उनको दिल्ली में लागू करना चाहिए और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को दे, तो अवश्य ही भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बहुत फ़ायदा मिलेगा और आने वाले समय में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन सकती है। बहुत अच्छा सवाल किया है विजय जी ने कि आयातित ने जगदीश महंगाई जैसे वरिष्ठ अनुभवी और साफ छवि के नेता भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि ऐसे समर्पित और ईमानदार और जो शासन प्रशासन जो दिल्ली के तमाम विषयों में पारंगत है कि किस प्रकार से यहाँ के एमसीडी से लेकर यहाँ तमाम विकास कार्य किए जा सकते हैं, नौकरशाही को कैसे दिशा दी जा सकती है और दिल्ली की आम जनमानस की समस्याओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है। परंतु सबसे बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को, साफ छवि के कार्यकर्ताओं को पूछने तक के लिए तैयार नहीं है। यहाँ दूसरी बात यह है कि दिल्ली की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा, 7वां हिस्सा माना जाता है उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के लोगों का दुर्भाग्य है कि यह है कि न कांग्रेस न भारतीय जनता पार्टी, न ही अभी 2012-13 में बनी हुई आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों को यहाँ पे राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम किया, जबकि उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में है। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे समर्पित समाज को, जो सबका साथ सबका विकास कहने की बात कहती है, पर उत्तराखंडियों को और अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा करती है? नहीं, उपेक्षा की बात नहीं है, पर मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में वो शास्त्र चलता है कि बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। दरअसल क्या है, दिल्ली की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात कर रहे हैं तो दिल्ली के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या है कि जो कम्युनिटी जिताने और हराने की, जिसमें मैं जिताने से ज़्यादा ये मानता हूँ कि हराने की क्षमता रखती हो, तो वो कम्युनिटी का दबाव राजनीतिक दलों पे बनता है। उत्तराखंड के लोग दिल्ली में आज़ादी के बाद से अच्छी संख्या में हैं और निरंतर है। पहले 2000 से पहले जो है कांग्रेस के जो स्ट्रॉन्गेस्ट वोट बैंक था वो उत्तराखंड का मतदाता था दिल्ली में, और राज्य बनने के बाद से या राज्य की लड़ाई लड़ने जब शुरू करी भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसके बाद से उत्तराखंड का वोट मैक्सिमम जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी हो या उससे पहले कांग्रेस थी, चलो कांग्रेस ने तो मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली में एक लोकसभा की भी सीट दी, मिनिस्टर भी बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी टेक इट फॉर ग्रांटेड लेती है कि भाई उत्तराखंड का वोटर शरीफ वोटर है, ईमानदार वोटर है, ये तो वोट दे ही देगा। और वोटर की भी मानसिकता ऐसी ही है कि भारतीय जनता पार्टी को ही ज़्यादा वोट उत्तराखंडी मतदाताओं का पड़ता है। उत्तराखंडी मतदाता जो है अपने समाज के उम्मीदवार या समाज को देखने से ज़्यादा पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, इस पर ज़्यादा
केंद्रित रहती है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है तो आम आदमी पार्टी के मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये लगता है कि हमें वोट तो करते नहीं है, तो इसलिए इनका रिप्रेजेंटेशन हो या ना हो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पूर्वांचल के लोगों ने बाद में आके भी पिछले 20 सालों में दिल्ली में अपनी मारक क्षमता को प्रदर्शित किया है, इसलिए आज सभी दल जो है उनको जो है महिमामंडित करते हैं, उनको टिकट भी देते हैं, उनको ज़्यादा भी देते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी कि दिल्ली विधानसभा में 2015 में पहली बार जो जीता विधायक उसको विपक्ष का नेता बना दिया। अब के 2020 में रामवीर सिंह बिदुड़ी जो कांग्रेस, बसपा, एनसीपी, अन्य दल बदल करने का जिनका रिकॉर्ड बना, चौथी बार जीते तो उनको विपक्ष का नेता बना दिया। लेकिन मोहन सिंह बिष्ट 5 बार जीते तो मोहन सिंह बिष्ट को विपक्ष का नेता नहीं बनाया। रामवीर सिंह बिदुड़ी पार्लियामेंट चले गए तो उसके बाद फिर मोहन सिंह बिष्ट सीनियर मोस्ट 5 बार जीता हुआ आदमी, कोई आदमी वहाँ 2 बार से ज़्यादा जीता हुआ नहीं। मोहन सिंह बिष्ट 5 बार जीते हुए, लेकिन मोहन सिंह बिष्ट को नहीं बनाया। लेकिन मोहन सिंह बिष्ट को नहीं बनाया, ये दुर्भाग्य की बात है, ये गलत बात है, क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट को हम सिर्फ उत्तराखंड के नाते नहीं कह रहे। मोहन सिंह बिष्ट सीनियर मोस्ट विधायक 5 बार जीतना, वो भी अनऑथराइज कॉलोनी की सीट से, मायने रखता है। लेकिन आपने उसको नहीं बनाया। परंतु मैं ये फिर मानता हूँ कि मोहन सिंह बिष्ट को नहीं बनाया तो उत्तराखंड समाज में फिर भी प्रतिक्रिया नहीं होगी कि भले ही दल बदलू को आपने बना दिया हो, भले ही दूसरे को बना दिया हो, फर्स्ट टाइमर को मोहन सिंह बिष्ट को नहीं बनाया, लेकिन उत्तराखंड के लोग उसको इस मानसिकता से नहीं लेंगे कि भाई उत्तराखंड समाज को सम्मान देने का जो मौका था वो भाजपा ने जानबूझ के गंवाया या जानबूझ के उसको इग्नोर किया। तो ये भी एक कारण है कि जिस वजह से जो है 1-2 टिकट एक आध, अब 14 जिलाध्यक्ष है बीजेपी के समय दिल्ली में, 14 में से एक भी उत्तराखंड का आदमी नहीं है। क्या कोई उत्तराखंड का आदमी ऐसा नहीं मिला? और 14-15 सीटों पे तो उत्तराखंड के मतदाता का बहुत बड़ा वर्चस्व है, लेकिन हर वोट सीट पे कहीं ना कहीं वो है। लेकिन क्या है कि नेतृत्व के लिए चाह नहीं है या नेतृत्व करने में उत्तराखंड के लोग, देखो राजनीति में जो साम दाम दंड भेद चलता है, तो दाम वाले में भी उत्तराखंड के लोग उतने मजबूत नहीं हैं, और दूसरे जो है व्यवहार करते हैं, काम करते हैं, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं। शायद ये उत्तराखंड के लोगों की कमी है। मैं एक चीज़ अनुभव किया, मैं कॉरपोरेशन में भी था, तो मैं जिस भी स्कूल में जाता था, दिल्ली की सरकार का हो या नगर निगम का हो, हर स्कूल में शिक्षक जो है आपको 2, 3, 4 उत्तराखंड के मूल के मिलेंगे। शिक्षा दे रहे हैं वो बच्चों को, सर्व समाज को दे रहे हैं। तो जो शिक्षा के माध्यम से दिल्ली या देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उस समाज को इस नाते प्रमुखता नहीं है कि उस समाज का एक आदर करना चाहिए, उस समाज का एक प्रभाव है। तो ये कहीं ना कहीं दुख कर देने वाला है, पर जो है जैसा है। अब जो बात जगदीश जी ने कही कि समाज को अपने राजनीतिक हकों के लिए खड़ा होना चाहिए और सबका साथ सबका विकास तभी परिचित होगा जब समर्पित कार्यकर्ताओं और समर्पित समाज को आगे बढ़ाएं। जहाँ तक बात है केजरीवाल की कि जेल में जाने के बाद, ये घोटालों में तमाम आरोप लगने के बाद क्या उनकी छवि ये चुनाव में, आने वाले चुनाव में 2025 में जो फरवरी माह में हो रहे हैं, वो कमज़ोर नहीं होगी या जनता में इसका कोई असर नहीं? देखिए क्या है कि 2 अलग अलग विषय हैं। जेल में जाने से या आरोपित होने से मैं ये समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की निजी छवि पर आघात हुआ है, निजी छवि कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। अरविंद की जो ये छवि थी कि वो बड़े ईमानदार हैं, या अरविंद की जो एक एजुकेशनिस्ट सिविल सर्वेंट रहे हैं, तो उनकी एक जो छवि थी कहीं ना कहीं उस छवि पर दाग तो लगा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी हेमंत सोरेन एक उदाहरण है, झारखंड में अरविंद और हेमंत सोरेन लगभग साथ साथ ही जेल में गए। हेमंत सोरेन ने अभी चुनाव लड़ा तो हेमंत सोरेन ने पहले से भी ज़्यादा सीटें जीती, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में वहाँ विपक्ष ने। इससे ये स्थापित हुआ कि लोग
लोगों ने ये स्वीकार नहीं किया कि हेमंत सोरेन पर जो चार्ज लगे या हेमंत सोरेन पर जो आरोप है वो शायद राजनीतिक है, ऐसा ये एक संदेश दिया। अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में ये संदेश दे रहे हैं कि भाई मुझे जो है राजनीतिक ईर्ष्या का शिकार बनाया गया है और मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। मैं ये मानता हूँ कि इसका एक इम्पैक्ट शायद ये भी हो सकता है कि लोग ये समझते हैं कि आबकारी घोटाला आधे से ज़्यादा लोगों को तो समझ ही नहीं आता, और समझ भी आता है तो लोग ये समझते हैं कि भाई हमारे लिए तो अगला ठीक ही कर रहा है ना, बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, बस का कर रहा है, ये कर रहा है। तो मैंने देखा कहीं ना कहीं मतदाता भी ये समझता है कि काम तो कोई नहीं करता, 5 साल कोई शक्ल दिखाता नहीं, तो ये कम से कम कुछ तो कर रहा है। तो वो जो कंसेप्ट है या ये बात माहौल बनाने में वो सफल हुए हैं कि भाई केंद्र सरकार या एलजी दखल देते हैं, काम नहीं करने देते, ये माहौल बनाने में वो सफल हुए हैं। और अगर इसकी वजह से, क्योंकि बात ये है कि वो जो काम है या जो उसके क्षेत्र के काम है, अगर वो कह रहा है कि अवरोध के कारण नहीं हो पाए या नहीं कर पाया मैं, तो बीजेपी के पास ये पक्ष होना चाहिए कि भैया जो हमारे पास था उसमें हमने ये किया और उसमें हमने जो है बेहतर किया। बहुत धन्यवाद। ये चर्चा का लबोलबाव ये है कि अगर जगदीश ममगाई जी और विजय सेठी द्वारा बताई गई हुई बातों को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व दिल्ली में अमली जामा पहनाता है, तो अरविंद केजरीवाल की जो यहाँ पे शीश महल है वो ढह सकता है। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति अपनाती है, अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को और उपेक्षित समाज को आगे लाती है और केजरीवाल के सम्मुख अपने काम करती है, जो विशेष उनके पास काम करने का अवसर है। अगर वो बेहतर काम करती है तो जनता उन्हें जनादेश देगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आने वाले समय में दिल्ली का विधानसभा चुनाव क्या रंग खिलाता है, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। धन्यवाद।